देखिए आपका धारा 19 बताया जा रहा था। धारा 19 में जो शब्द परिभाषित हैं वह आपका न्यायाधीश शब्द परिभाषित है। यहाँ से आपका 2015 एपीओ में क्वेश्चन बना है। क्वेश्चन ये बना था कि न्यायाधीश शब्द को आईपीसी के किस धारा में परिभाषित किया गया है, तो सेक्शन 19। इसके बाद आपका जो दूसरा मॉडल बनता है वह मॉडल सतर्क रहना है। 4 उदाहरण देता है, यानी कि 4 आपका दृष्टांत देगा और ये पूछा जाता है कि इन दृष्टांतों में से कौन न्यायाधीश है और कौन न्यायाधीश नहीं। यानी कि 2 मॉडल आपका बनता है। मैं फिर बता दूँ, पहला मॉडल न्यायाधीश की परिभाषा बनता है आईपीसी की धारा में, तो आपका जवाब रहेगा 19 में। और दूसरा जो मॉडल बनता है वह ये बनता है कि कौन न्यायाधीश हैं, यानी कि 4 उदाहरण दिए गए हैं, 4 एलिगेशन दिए गए हैं आपका, और उन 4 उदाहरणों में से एक क्वेश्चन धारा 19 से बनता है। देखिए आपका सबसे पहले डायरेक्ट शुरू किया जाए। न्यायाधीश शब्द न केवल हर ऐसे व्यक्ति का द्योतक है जो पद रूप में न्यायाधीश अभिहित हो, किंतु उस हर व्यक्ति का भी द्योतक है। यानी कि न्यायाधीश का मतलब क्या हुआ, जिसकी पदवी न्यायाधीश की हो वह न्यायाधीश कहा जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जिस व्यक्ति का पद न्यायाधीश का हो, यानी कि जिस व्यक्ति को न्यायाधीश कहा जाता हो, जिस पद को, वह व्यक्ति न्यायाधीश कहा जाएगा। और इसके अंतर्गत और व्यक्ति भी आते हैं। यानी कि न्यायाधीश की जो परिभाषा सेक्शन 19 में दी गई है ये व्यापक परिभाषा है। इसमें न्यायाधीश और मजिस्ट्रेट दोनों को समाहित किया गया है, ये याद रखिए। जहाँ तक सीआरपीसी की बात है, सीआरपीसी में मजिस्ट्रेट को अलग रखा गया है, न्यायाधीश को अलग रखा गया है, लेकिन आईपीसी ऐसा नहीं करती। धारा 19 में जो न्यायाधीश शब्द की परिभाषा है उसमें मजिस्ट्रेट भी न्यायाधीश माने गए हैं और न्यायाधीश भी न्यायाधीश माने। ये पूछ सकता है कि न्यायाधीश में कौन शामिल है आईपीसी में, मजिस्ट्रेट, न्यायाधीश, दोनों, इनमें से कोई नहीं, तो क्या मारेंगे, दोनों। लेकिन यही क्वेश्चन अगर घुमाकर सीआरपीसी में दे तो न्याय मजिस्ट्रेट आपका अलग अलग रहेगा। चला एक पंखा चला, देखिए ऊपर, देखिए ऊपर होगा। हाँ, एक पीछे वाला दिक्कत तो नहीं ना, तो बंद कर दीजिए नीचे नीचे। हाँ 10 रन। देखिए आपका न्यायाधीश की अगला शब्द देखिए, अभी पहला वाक्य बताया गया, अगला वाक्य देखिए, कौन कौन व्यक्ति न्यायाधीश माने जाएंगे, इसका कुछ वर्णन किया गया है और इसको थोड़ा कोरिलेट करके भी पढ़ना है। देखिए एक शब्द, जो किसी विधि कार्यवाही में चाहे वह सिविल हो या दंडिक अंतिम निर्णय लेने में सक्षम हो। इसका मतलब ये हुआ कि जो व्यक्ति किसी विधिक कार्यवाही में, चाहे वह विधिक कार्यवाही सिविल हो या क्रिमिनल हो, फाइनल जजमेंट यानी कि अंतिम निर्णय देने में सक्षम हो, वह भी न्यायाधीश माना जाएगा, चाहे उसे किसी नाम से क्यों न जाना जाए। अगला शब्द देखिए, या ऐसा निर्णय जो उसके विरुद्ध अपील न होने पर अंतिम हो जाए। यानी कि अगर किसी विधिक कार्यवाही में, चाहे विधिक कार्यवाही सिविल हो या आपराधिक हो, कोई व्यक्ति ऐसा निर्णय देने में सक्षम है कि
कि अगर उसकी अपील न होगी तो वह निर्णय फाइनल हो जाएगा, वह भी व्यक्ति न्यायाधीश माना जाएगा। अगला शब्द देखिए आपका या ऐसा निर्णय जो किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा पुष्टि किए जाने पर अंतिम हो जाए, यानी कि अगर कोई प्राधिकारी विद द्वारा सशक्त है निर्णय देने के लिए और ये नियम बनाया गया है कि ये निर्णय फाइनल या अंतिम तभी होगा जबकि इनके उच्च अधिकारियों द्वारा इस निर्णय की पुष्टि हो जाए, यानी कि ओके कर दिया जाए। किसके द्वारा? वरिष्ठ अधिकारी द्वारा, तो वह व्यक्ति भी न्यायाधीश माना जाए। अगला देखिए आपका जो इस व्यक्ति निकाय में से एक हो, जो व्यक्ति निकाय ऐसा निर्णय देने के लिए विद द्वारा सशक्त हो, यानी कि अगर कई लोग हैं, मान लीजिए 5 जजों की पीठ बैठी, तो प्रत्येक जज को, प्रत्येक न्यायाधीश को अलग अलग न्यायाधीश माना जाएगा। इसका मतलब कि व्यक्ति निकाय का मतलब समूह, न्यायाधीशों का क्या समूह। किसी मामले में 5 न्यायाधीश बैठकर सुनवाई कर रहे हैं, तो जो अलग अलग एक न्यायाधीश हैं वह भी न्यायाधीश माने जाएंगे। इसके बाद आपका 4 दृष्टांत दिया गया। देखिए इतना गहराई से नहीं पढ़ना है, भले मेरे बताया जा रहा है, बस एक लाइन जानना है कि न्यायाधीश कहाँ परिभाषित हैं और न्यायाधीश में मजिस्ट्रेट और न्यायाधीश दोनों क्या हैं। लेकिन दृष्टांत चारों रट्टा मारना है, यही 4 उदाहरण देता है और ये पूछा जाता है कि इसमें से कौन न्यायाधीश नहीं है। अब आपका अच्छे से इसको सतर्क होकर समझना है कि कौन न्यायाधीश नहीं है। यही क्वेश्चन आपका ज़्यादा पूछा जाता है। देखिए भाई, आपका कई बार ये क्वेश्चन लेकर लोग, मैं बता दूँ, असमंजस में रहते हैं, लेकिन आज पूरी तरह असमंजस दूर करिए कंपटीशन के लिए। देखिए पहला क्या बताया जा रहा है। सन 1859 के अधिनियम संख्या 10 के अधीन किसी वाद में अधिकारिता का प्रयोग करने वाला कलेक्टर न्यायाधीश है। यानी कि पहला जो आपका दृष्टांत धारा 19 में दिया गया है वह ये बताता है कि सन 1859 ईस्वी में, तो जो 1859 ईस्वी में एक कानून बना था, यानी कि फिर एक बार बैक होना पड़ेगा। सबसे पहले सीपीसी का निर्माण, यानी कि द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर का निर्माण 1859 में किया गया। वह निर्माण सेकेंड लॉ कमीशन, यानी कि द्वितीय विधि आयोग की सिफारिश पर किया गया। अब ये है कि पहली बार जो सीपीसी बनी थी वो जिले का जो कलेक्टर होता है, जिसे हम कई नामों से जानते हैं। जब जिले का जो सबसे बड़ा अधिकारी प्रशासनिक मामला देखता है तो उसे डीएम या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट कहते हैं। जो डीएम होता है जिले का, वह राजस्व मामलों में भी सबसे बड़ा अधिकारी होता है, और जब वह रेवेन्यू का मामला देखता है तो उसे कलेक्टर कहा जाता है। तो जब सीपीसी पहली बार बनी तो कलेक्टर को कुछ मामलों में, सिविल मामलों में, यानी कि भू राजस्व मामलों में निर्णय देने की पावर दिया गया। तो चूंकि ये कानून आपका पुराना है, अतः उसी का उदाहरण दिया गया पुराना। इसका मतलब अगर पूछे कि क्या कलेक्टर न्यायाधीश माना जाएगा कि नहीं, माना जाएगा, क्योंकि वह राजस्व मामलों में, जो सिविल मामला है, अंतिम निर्णय देने में क्या है, सच है।
दूसरा दृष्टांत देखिए, किसी आरोप के संबंध में जिसके लिए उसे जुर्माना या कारावास देने की शक्ति प्राप्त है, चाहे उसकी अपील होती हो या न होती हो, अधिकारिता का प्रयोग करने वाला मजिस्ट्रेट न्यायाधीश है। मैं बार बार बता रहा हूँ, इस सीआरपीसी में मजिस्ट्रेट और न्यायाधीश अलग अलग हैं, लेकिन आईपीसी में मजिस्ट्रेट न्यायाधीश में क्या है, शामिल अलग अलग नहीं है। यानी कि जो जिस मजिस्ट्रेट को किसी अभियुक्त के विरुद्ध ये अधिकार हो कि वह अभियुक्त को दंडित कर सके, चाहे कारावास से और चाहे जुर्माना से, वह मजिस्ट्रेट भी आपका कह सकते हैं कि न्यायाधीश माना जाएगा। यानी कि न्यायाधीश में मजिस्ट्रेट शामिल है कि नहीं है। तीसरा देखिए, मद्रास संहिता के सन 1816 के विनियम 7 के अधीन वादों का विचारण करने की और अवधारण करने की शक्ति रखने वाला जो पंचायत सदस्य है वह भी न्यायाधीश है। आइए भाग उत्तर प्रदेश में इसको जोड़ा जाए। पंचायत राज अधिनियम 1947 उत्तर प्रदेश में लागू। ये मद्रास का उदाहरण है, लेकिन हम कहाँ से कोरिलेट करके इसको पढ़ा रहे हैं, उत्तर प्रदेश, जहाँ की आपका न्याय पंचायतों को कुछ मामलों में, कुछ सिविल मामलों में और कुछ आपराधिक मामलों में विचारण करने की और निर्णय देने की शक्ति दी गई है। यानी कि जो न्याय पंचायत होती है वह कुछ सिविल मामलों में निर्णय दे सकती है और कुछ आपराधिक मामलों में। भले न्याय पंचायत के लोग सरकार द्वारा वेतन पाएं न पाएं, उससे मतलब नहीं है, क्योंकि वह सिविल और क्रिमिनल दोनों में है। यूपी में सिविल मामलों में और क्रिमिनल मामलों में अंतिम निर्णय देने में सक्षम है। अतः आईपीसी के तहत जो पंचायत का माने न्याय पंचायत के लोग हैं उन्हें भी न्यायाधीश माना। ये याद रखिए, न्याय पंचायत का सदस्य न्यायाधीश होता है नहीं होता है, क्यों? क्योंकि उसे भी कानूनन सिविल और क्रिमिनल मामलों में फैसला देने का क्या है, हक। एक रोक है, किसी भी अपराधी को छोटे मामले देखता है यूपी में, न्याय पंचायत किसी भी अपराधी को कारावास का दंड नहीं दे सकती, यानी कि जेल की सजा बस क्या लगा सकती हैं, जुर्म। उत्तर प्रदेश। चौथा देखिए, किसी आरोप के संबंध में जिसके लिए उसे केवल अन्य न्यायालय को विचारार्थ सुपुर्द करने की शक्ति प्राप्त है, अधिकारिता का प्रयोग करने वाला मजिस्ट्रेट न्यायाधीश नहीं है। यानी कि जो आपका गलत होगा क्वेश्चन वह चौथे इलेक्ट्रेशन से ही होगा, और इसी को बेयर एक्ट में अंडरलाइन करना। इस इलेक्ट्रेशन को चौथे फिर मैं बता, यानी कि जहाँ से गलती हो सकती है आपका जो इलेक्ट्रेशन है, वह जो दृष्टांत है वह चौथा दृष्टांत। इसको अच्छे से हम समझाते हैं, 2-4 मिनट लेते हुए। जो चौथे दृष्टांत में मामला दिया गया है वह मजिस्ट्रेट न्यायाधीश की कैटेगरी में नहीं आता, यानी कि उसे न्यायाधीश नहीं माना जाए। अब चौथे में आपका है क्या, तो चौथे में ये बताया गया है कि ऐसा मजिस्ट्रेट जो किसी अभियुक्त को केवल और केवल कमिटल करने की शक्ति रखता हो या केवल और केवल सुपुर्द करने की शक्ति रखता हो, या तीसरी भाषा में केवल
उपार्पण करने की शक्ति रखता हो वह मजिस्ट्रेट न्यायाधीश नहीं माना जाएगा। क्यों? क्योंकि उसे अभियुक्त को दंडित करने की क्षमता, केवल वह क्या कर सकता है? सुपुर्द। अब ये भाई नए लोग सुपुर्द जानते ही नहीं, उपार्पण जानते नहीं। दिक्कत ये है कि भाई, लेकिन फिर भी भाई जो नए लोग हैं मैं बता दूँ, अगर आपका उपार्पण नहीं जानते, कमिट करना नहीं जानते, तो आप उसको समझिए। अब तो भाई कंपटीशन में उतरे हैं तो समझना तो पड़ेगा, नहीं तो कंपटीशन छोड़ दीजिए। देखिए आपका नए लोग भाई घबराए ना, 2-3 माह लगता है आपका समझने में। ये नहीं कि एक ही दिन आए और सब चावल दाल चोखा सब खा लिए। अब एक ही दिन में नहीं होता, थोड़ा समय जरूर लगता है। आइए कमिटल के बारे में पहले देखा, फिर एक बार याद कर लीजिए। जिस मजिस्ट्रेट को केवल मामले को सुपुर्द करने की क्षमता हो, उस मामले में अभियुक्त के खिलाफ निर्णय देने की क्षमता न हो, वह मजिस्ट्रेट न्यायाधीश नहीं माना जाए। क्यों? क्योंकि उसे उस मामले में फैसला देने की शक्ति। अब जहाँ तक भारत की बात है, पहले 1973 के पहले, यानी कि नई CRPC बनने के पहले कुछ मजिस्ट्रेट ऐसे होते थे, जैसे 3rd क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट, तृतीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट। लेकिन वर्तमान समय में जब 1973 में नई CRPC का निर्माण हो गया और 1 अप्रैल 1974 से नई CRPC लागू हो गई, तो ऐसा कोई मजिस्ट्रेट नहीं रखा गया जिसे सजा देने का हक न हो। यानी कि सबको क्या है? सजा देने का। लेकिन पहले ये नियम था, और चूंकि IPC कब से बनी है? 1860 से, तो उसी समय का नियम आज भी क्या है? जाए। लेकिन अब ये थोड़ा बहुत चेंज करना चाहिए था, लेकिन अभी तक इन धाराओं में कोई चेंजिंग नहीं। अब देखिए कमिटल का एक उदाहरण हम बताते हैं। कमिट का मतलब क्या होता है? भाई 2 मिनट थोड़ा एक्स्ट्रा जाना पड़ेगा। मान लीजिए A ने B की हत्या की, ध्यान समझिए, A ने B की हत्या की, A के खिलाफ FIR हुआ, पुलिस ने A को गिरफ्तार किया, A के खिलाफ तफ्तीश की गई, विवेचना की गई। विवेचना के बाद पुलिस ने CRPC की धारा 173(2) के तहत पुलिस रिपोर्ट भेजी, और रिपोर्ट में ये भेजी कि A के खिलाफ साक्ष्य पर्याप्त है। तत्पश्चात CRPC की धारा 190 में प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट ने क्या लिया? अपराध का कॉग्निजेंस लिया, पूछा गया था APO में प्री में भी संज्ञान लिया। प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट अधिकतम दंड दे सकता है 3 वर्ष तक का कारावास या 10,000 रुपया जुर्माना। कितना? 3 वर्ष तक का कारावास या 10,000 रुपया जुर्माना। तो संज्ञान लेने और दंड देने में अंतर है, याद रखिए। अब यहीं आपको थोड़ा बहुत सतर्क होकर जाना है, और एक धारा आपका जोड़नी है, धारा 209। देखिए भाई, प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट अपराध से अवगत हो गया, कॉग्निजेंस ले लिया, लेकिन ये भी ध्यान में रखना है कि किस अपराध का कॉग्निजेंस लिया है? 302 IPC का, और उसमें मृत्युदंड या आजीवन कारावास की सजा है। और प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट तो केवल 3 साल की ही सजा दे सकता है। अतः प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट मामले और अभियुक्त को सुपुर्द कर देगा, कमिट कर देगा,
सौंप देगा, उपार्पण कर देगा, सुपुर्द कर देगा। एमपी में सुपुर्द नहीं पूछा जाता है, उपार्पण करना। तो किस धारा के तहत सीआरपीसी में मजिस्ट्रेट द्वारा कोर्ट ऑफ सेशन या सत्र न्यायालय को मामला और अभियुक्त को क्या करता है, कमिट करता है? कौन सी धारा है? 200। यानी कि एक उदाहरण हमने बताया, अगर मजिस्ट्रेट को, फिर अब आइए आईपीसी 19 में, अगर प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट को सजा देने का हक नहीं होता और केवल कमिटल ही करते, तब ये भी न्यायाधीश आईपीसी के तहत नहीं माने जाते। लेकिन प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट को सजा देने का हक है, केवल कमिटल का नहीं, लेकिन कम सजा दे सकता है। कितना? 3 वर्ष का कारावास या 10,000 रुपया। ये न्यायाधीश है, क्योंकि इसे दंड देने का क्या है पाप। अब बस ये रहता कि केवल ये संज्ञान ले और हर एक मामले में संज्ञान लेकर क्या करे, कोर्ट ऑफ सेशन को सुपुर्द, तब तो ये न्यायाधीश नहीं माने जाए, तब नहीं माने जाए। तो उतना, लेकिन दृष्टांत याद रखिए, जिसको केवल क्या है, सुपुर्द का पावर, उसे न्यायाधीश नहीं माना। एक लाइन में बस। आइए धारा 20 देखा जाए। जहाँ तक धारा 20 की बात है, न्यायालय को परिभाषित किया गया है। न्यायालय का मतलब कि जहाँ के न्यायाधीश न्यायिक कार्य संपादित करने लगे वही न्यायालय है। वो बिल्डिंग न्यायालय नहीं, बिल्डिंग को न्यायालय नहीं करते। न्यायालय का मतलब जहाँ न्यायिक कार्य हो रहा, यानी कि अगर रोड पर ही मजमा लगा के और न्यायाधीश साहब सुनवाई करने लगे तो वही न्यायालय माना। तो बिल्डिंग नहीं है, हाई कोर्ट हो, ये जहाँ न्यायिक कार्य हो उसी को हम क्या कहते हैं। तो न्यायालय की परिभाषा किस धारा में, बस सेक्शन याद रखिए, धारा 20 यानी कि 20। आइए 21 देखा जाए, पब्लिक सर्वेंट। जहाँ तक लोक सेवक की बात है, पब्लिक सर्वेंट की बात है, इसको भाई आपका थोड़ा बहुत एक दो केस हमें देखना है, कल बताया जाएगा। अगली धारा हम पढ़ाते हैं, क्योंकि एक दो केस अभी मिला नहीं। मुख्य रूप से आपका विधायक, मंत्री और कुछ चार्ट हमें बनाना है कि कौन लोक सेवक हैं और कौन नहीं। तो इसको कल हम बता देंगे। धारा 21 को भाई आगे बढ़ा जाए, पूरी तरह तैयार नहीं हो पाएगा और बिना तैयार किए हो भाई जबरदस्ती न पढ़ा जाए। आइए सेक्शन 22 से आपका क्वेश्चन बनना शुरू होता है। फिर आपका बता दिया जाए, इधर की जो धाराएं हैं आपका 19 से लेकर और 33 तक हैं। इधर की धाराओं से 1 या 2 क्वेश्चन निश्चित रूप से बन जाता है। तो कम से कम सभी धाराओं को तो तैयार रखिए कि धारा में क्या है, और जब कुछ धाराएं हो जाए तो 2-4 दिन पर मैं भी आपका रटवाना शुरू किया जाएगा। 5 मिनट में 50 धारा क्या करना है, रट्टा मारना। आइए धारा 22। धारा 22 में मूवेबल प्रॉपर्टी या चल संपत्ति या जंगम संपत्ति परिभाषित। फिर एक बार याद रखिए, ये क्वेश्चन अच्छा बनता है, इसको कई जगह से कोरिलेट भी किया जाएगा। लेकिन सबसे पहले आपका कुछ नियम कायदे देखिए। धारा 22 में मूवेबल प्रॉपर्टी या चल संपत्ति या जंगम संपत्ति, ये कहिए, चाहे जंगम कहिए चाहे क्या कहिए, चल कहिए, इंग्लिश में मूवेबल कहा जाता है। मूवेबल प्रॉपर्टी को डिफाइन किया गया। मूवेबल का सामान्य मतलब होता है, चल संपत्ति का सामान्य मतलब होता है चलायमान। चलायमान का मतलब ये हुआ कि जिसे आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक परिवर्तित किया जा सके। याद रखें, चलायमान मतलब क्या?
एक स्थान से कहाँ जा सके, दूसरे। क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे बनते हैं जे में और एपीओ में। 7-8 उदाहरण मैं बताऊंगा। संपत्ति का रूप परिवर्तित होता रहता है, ये भी नियम याद रखिए। वही संपत्ति चल से यानी कि मूवेबल से इमूवेबल प्रॉपर्टी यानी कि अचल या स्थावर में कन्वर्ट हो जाती है, और वही संपत्ति अचल से किसमें कन्वर्ट हो जाती है, चल। यानी कि संपत्ति कन्वर्ट होती रहती है चल से अचल में और अचल से चल। तो जहाँ जहाँ आपका, फिर अगला नियम देखिए, एक कानून की परिभाषा। अगला नियम देखिए इस पर, अभी धारा नहीं शुरू होगी। सामान्यतः एक अधिनियम में दी गई किसी शब्द की परिभाषा दूसरे अधिनियम के लिए नहीं होती। यानी कि एक कानून में जो परिभाषा दी गई है वह दूसरे कानून के लिए काम नहीं करती। अर्थात जो आईपीसी में धारा 6 से लेकर 52A तक में हम परिभाषाएं पढ़ रहे हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट और टीपीए और सीपीसी में न जोड़ दीजिएगा। ये केवल और केवल किसके लिए है, आईपीसी के लिए। जब तक, एक और नियम है, जब तक कि किसी कानून द्वारा ये स्पष्ट न किया गया हो कि आईपीसी में दी गई परिभाषाएं यहाँ भी अप्लाई हो। फिर एक बार इस नियम को याद रखिए। आईपीसी, एक कानून में दी गई परिभाषा दूसरे कानून के लिए काम नहीं करती, दूसरे कानून में लागू नहीं हो, जब तक कि दूसरे कानून में स्पष्ट रूप से यह उल्लेख न हो कि उस कानून की परिभाषा यहाँ लागू हो। इसका मतलब ये हुआ कि जो आईपीसी की धारा 6 से लेकर 52A तक में जो परिभाषाएं दी गई हैं, ये केवल किसके लिए हम पढ़ेंगे, आईपीसी, सीपीसी, टीपीए और कॉन्ट्रैक्ट के लिए नहीं, जब तक कि स्पष्ट रूप से उन कानूनों में ये न कहा गया हो कि आईपीसी की परिभाषा वहाँ लागू। लेकिन सीआरपीसी की धारा, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 2Y कवर करना है। कौन सा, 2Y। सीआरपीसी की धारा 2Y ये बताती है कि जो पद या शब्द सीआरपीसी में परिभाषित नहीं है लेकिन आईपीसी में परिभाषित है, अगर वह शब्द या पद सीआरपीसी की किसी धारा में आते हैं तो सीआरपीसी में उनका वही अर्थ लगाया जाएगा जो कहाँ दिया गया है, आईपीसी। तो अब समस्या ये आई कि अगर सीआरपीसी में उस शब्द को परिभाषित कर दिया गया है तो आईपीसी वाली परिभाषा वहाँ काम नहीं करेगी, और सीआरपीसी में नहीं परिभाषित है और वह शब्द कहीं सीआरपीसी में आ जाए तो आईपीसी वाली परिभाषा सीआरपीसी में काम कर जाए। तो एक उदाहरण हमें देखना है कि जो शब्द आईपीसी में है सीआरपीसी में नहीं है, और दूसरा उदाहरण देखना है कि वह शब्द आईपीसी में भी परिभाषित है और सीआरपीसी। दो उदाहरण इस पर देखें। आइए धारा 22 देखा जाए। मूवेबल प्रॉपर्टी यानी कि चल संपत्ति। चल संपत्ति आईपीसी की धारा 22 में डिफाइन है, लेकिन सीआरपीसी की धारा 2 में कहीं भी परिभाषित नहीं। अतः अगर सीआरपीसी में कहीं चल संपत्ति शब्द आए एक्ट में तो उसका मतलब वही निकाला जाएगा जो आईपीसी की धारा 22 में चल संपत्ति का मतलब बताया गया है। ये मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूँ, ये सीआरपीसी स्पष्ट घोषित करती है।
सीआरपीसी की कौन सी धारा 2Y, ये पढ़ना पड़ेगा 2Y। आइए आपका ये नियम हो गया। इसके बाद से अभी 22 को पढ़ने के पहले जो चल अचल का विवाद है उसको पहले अन्य कानूनों से देखा जाए, तब लास्ट में आईपीसी धारा 22 बताएंगे। थोड़ा आता है टेक्निकल क्वेश्चन, अतः भाई सतर्क रहिए और प्रयास ये करिए कि जो आपका बताया जाए थोड़ा अलग से कह लिख लीजिए भाई नोट पे। टीपीए की धारा 3 में अचल संपत्ति को परिभाषित किया गया। चल नहीं, किसको? अचल संपत्ति। टीपीए की धारा 3 में नोट पर भी लिखा करिए भाई, नोट पर भी दिया गया है। टीपीए की धारा 3 में अचल संपत्ति को परिभाषित किया गया है और सीपीसी की धारा 213 में चल संपत्ति को परिभाषित किया गया है और आईपीसी की धारा 22 में इसको परिभाषित किया गया है चल संपत्ति। एक जगह एकत्र कर लीजिए तो कहीं। टीपीए की धारा 3 में अचल को परिभाषित किया गया है, आईपीसी की धारा 22 में चल संपत्ति को और सीपीसी की धारा 213 में यानी 2 का क्लास 13 में चल संपत्ति की परिभाषा। सबसे पहले आपका सीपीसी देखा जाए। सीपीसी की धारा 213 बताती है कि चल संपत्ति में उगती फसलें यानी कि ग्रोइंग क्रॉप्स आती हैं, यानी कि जो फसलें लहलहा रही हैं खेतों में, सीपीसी उसे अचल न मानकर क्या मानती है? चल। एक लाइन लिखिए भाई, सीपीसी में लिखिएगा धारा 213 वाले में एक लाइन केवल। चल संपत्ति में उगती फसलें आती हैं, हाँ सीपीसी। फिर एक बार बता दिया जब भाई सीपीसी की धारा 213 में चल संपत्ति परिभाषित है। एक ही लाइन परिभाषा दी गई है कि चल संपत्ति में उगती फसलें आती हैं, ग्रोइंग क्रॉप यानी कि जो लहलहाते हुए खेत हैं, जो फसल लगी है वह सीपीसी क्या मानती है? चल की अचल। चल वास्तव में अचल है लेकिन बंद कर दीजिए पंखा। ये ठंडा चालू देखिए आपका ये। फिर आपका जो देखना है आपका ये पर्दा हटा दीजिए थोड़ा बाहर से हवा और सरका दीजिए। ऊपर वाला बीच वाला बंद करिए, बीच वाला किधर और एक नहीं नीचे नहीं बंद करिए, हाँ बंद करिए। अरे चालू कर दिया है, बंद करिए। ये ऊपर वाला इधर वाला करिए एकदम ऊपर, हाँ उसके बगल हाँ बंद करिए बस नहीं थोड़ा पर्दा कीजिए, हवा है बाहर। हाँ थोड़ा भाई हवा आती रहे, ठंडी है ना। देखिए भाई आपका टीपीए में आ जाइए। जहाँ तक टीपीए की बात है लगातार क्वेश्चन बनता है टीपीए में कि अचल संपत्ति में क्या शामिल नहीं है, यानी कि जो टीपीए में अचल संपत्ति की परिभाषा दी गई है वह नकारात्मक है, निगेटिव है और अचल संपत्ति में 3 बातें शामिल नहीं हैं, 3 चीजें शामिल नहीं हैं। तो अचल संपत्ति में शामिल नहीं है तो वह चल संपत्ति मानी जाए। ये याद रखिए। लिखिए क्या क्या अचल संपत्ति में नहीं आता। तो पहला हो गया खड़ा काज, टीपीए में लिख लीजिए खड़ा काज, उगती फसलें और तीसरा है घासें। इसको लिख लीजिए। तो टीपीए की धारा 3 अचल संपत्ति में
खड़ा काट यानी कि स्टैंडिंग टिम्बर, उगती फसलें यानी कि ग्रोइंग क्रॉप और घासें यानी कि ग्रास नहीं आती। नहीं आती मैं लिख रहा हूँ, बता रहा हूँ, आती है नहीं आती। तो अब यही आपका भरमा देता है बिहार में भाई, ये तीनों चल है कि अचल? हाँ चल। क्यों चल है? क्योंकि ये अचल में शामिल। यही बस याद रखिए। देखिए कई लोग भाई खड़ा काट नहीं समझ रहे होंगे, एक लाइन उगती फसलें और घासें तो समझ ही रहे होंगे, खड़ा काट या स्टैंडिंग टिम्बर एक लाइन बताना पड़ेगा। वृक्षों को दो वर्गों में बांटा जाता है, एक फलदार वृक्ष जिनसे हम फल प्राप्त करते हैं, आम हो गया, अमरूद हो गया इत्यादि, और दूसरा ऐसे वृक्ष जिनका केवल व्यापारिक प्रयोग होता है, व्यवसायिक प्रयोग होता है, फल नहीं मिलता, जैसे शीशम हो गया, सागौन हो गया, यूकेलिप्टस हो गया, इससे फल नहीं मिलता। इनका अंत में या तो कागज बनाने या बेड बनाने या मेज कुर्सी या बेंच बनाने में ही प्रयोग होता है या जलाने में। तो जो फलदार हैं उनको वे अचल संपत्ति है, और जो खड़े काष्ठ होते हैं ये व्यापारिक वाले वृक्ष होते हैं, जैसे कि सागौन, शीशम, इन्हीं को स्टैंडिंग टिम्बर या खड़ा काठ कहा जाता है। और ये अचल नहीं माने जाते, क्या माने जाते? चल। लेकिन ये परिभाषा केवल और केवल इसके लिए काम करेगी, किसी के लिए नहीं। किसके लिए? केवल ये सतर्क रहिए, ये परिभाषा केवल किसके लिए हम बता रहे हैं? अब IBC में आइए भाई, IBC को तोड़ा जाए आपका, परिभाषा देखिए तोड़कर ही पढ़ना पड़ेगा, फिर एकदम निकाल लीजिए, सही रहेगा, क्योंकि इसमें तमाम टेक्निकल क्वेश्चन बनेंगे और दो चार जो लगातार आते हैं क्वेश्चन उसको भी हम बताएंगे। अच्छे से इसको तैयार रखिएगा, एक क्वेश्चन भाई बनता है, देखिए इसको। जंगम शब्दों से यह आशयित है कि इसके अंतर्गत हर भांति की मूर्त संपत्ति आती है। फिर एक बार देखिए, यानी कि हर भांति यानी कि हर प्रकार की जो मूर्त संपत्ति है वह चल संपत्ति मानी जाए। लेकिन यानी कि इसके बाद लेकिन लगा है, लेकिन के बाद आपका 3 शब्द दिया गया है और वे तीनों शब्द अति महत्वपूर्ण है। अब पहले तोड़ लिया जाए तब आपका। किंतु भूमि और वे चीजें जो भूबद्ध हो, यानी कि इसका मतलब जो लैंड है, यानी कि जो भूमि है, जो चीजें भूबद्ध हैं, भूमि से बद्ध हैं, या जो चीजें भूबद्ध चीजों से अस्थायी रूप से जुड़ी हुई हैं, ये चीजें अचल माने ये चीजें चल न मानकर अचल संपत्ति मानी जाए। देखिए हमने परिभाषा को तोड़ा और परिभाषा को तोड़कर आपका कह सकते हैं कि कैसे पढ़ना है ये देखना है। पहला जो परिभाषा में आप देख रहे हैं, सामान्य नियम ये है कि जितने प्रकार की संपत्ति मूर्त हैं, मूर्त यानी कि जिनको छू सकते हैं, जिनको स्पर्श कर सकते हैं, जिनको देख सकते हैं, ये सभी संपत्तियां कैसी संपत्ति होती हैं? मूर्त। तो पहला नियम यह है कि जितनी दिखाई देने वाली संपत्ति है वह चल है। तो मकान भी दिखाई दे रहा है, पेड़ भी दिखाई दे रहा है, ऐसी दशा में तो भूमि भी दिखाई दे रही है, ऐसी दशा में तो सभी क्या हो जाएंगी? चल। ये लेकिन एक लगा है, किंतु जब भी किंतु परंतु लगता है बहुत खतरनाक होता है। मैं लगातार और भी उदाहरण आगे दूंगा। किंतु 3 चीजें ऐसी हैं जो इसके अंतर्गत नहीं आती। इसके अंतर्गत नहीं आती
इसका मतलब ये हुआ कि ये चल संपत्ति नहीं मानी जाएगी। तो मानी क्या जाएगी? चल के बाद एक ही तो बची संपत्ति, कौन? अचल। तो जो भूमि है ये भी चल नहीं है। जो भूबद्ध या अटैच्ड है चीजें, ये भी आपका कह सकते हैं कि चल नहीं है। और भूबद्ध चीजों से किस रूप में? अस्थायी रूप में जुड़ी हुई चीजें भी चल संपत्ति न मानकर क्या मानी जाएगी? अब तय करके तीनों देखना। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो तीन चीजें दी गई है ये चल संपत्ति न मानकर कानून इसे क्या मानता है? और इसके अलावा जितनी भी चीजें दिखाई दे वह सब क्या हो जाएंगी? चल। यानी कि भूमि चल संपत्ति न होकर अचल संपत्ति है। अब वही आपका मिट्टी इत्यादि का उदाहरण पूछा जाता है। खेत में मिट्टी है, जमीन पर है, तो अब वह चल है कि अचल पूछा जाता है। अचल। जैसे ही आपने हाथ से मिट्टी उठाया यानी कि जमीन से वह पृथक हो गई तो क्या हो गई? चल। और जैसे ही जमीन पर आप फेंक दिए, जमीन पर चली गई, जमीन से जुड़ गई तो अचल। यानी कि संपत्ति का रूप हम क्या बता रहे हैं? लगातार परिवर्तित होता रहा। तो आपका जो मिट्टी है इस पर भी क्वेश्चन बनता है। हवा में मिट्टी उड़ने लगी तो जब उड़ रही है तो बताइए चल है कि अचल? इंटरव्यू में पूछा गया चल। और जमीन पर आकर बैठ गई अचल, और हवा में उड़ गई तो चल। ये याद रखिए। दूसरा आपका अटैच या भूबद्ध का मतलब क्या हुआ ये समझिए। अटैच्ड का मतलब ये हुआ कि जिसकी नींव जमीन में हो, नींव या जिसकी रूट या जड़ जमीन में हो। यानी कि जितनी भी वस्तुएं जिसकी नींव जमीन में हो या जिसकी जड़ जमीन में हो वह भूबद्ध मानी जाएगी और वह आईपीसी के तहत अचल संपत्ति मानी जाए। लेकिन जैसे ही उसकी नींव को उखाड़ दिया गया, जड़ को उखाड़ दिया गया, अब अचल नहीं रही, वह क्या हो जाएगी? चल। अब आइए, जैसे ये मकान है, ध्यान समझिए। इस मकान की जो नींव है वह कहाँ है? नींव जमीन में। तो ये मकान कैसा संपत्ति हो गई? अचल। कैसी हो गई? लेकिन एक ईंटा हटा दीजिए या तोड़ दीजिए, यानी कि जमीन से इसको क्या कर दिया जाए? पृथक। तो अब वह अचल न रहकर क्या बन जाएगी? चल। अब फिर बालू सीमेंट से जोड़ दीजिए ईंटा तो अचल, और तोड़ दीजिए तो चल। याद रखिए, जिन चीजों की जड़ें यानी कि रूट, जिन चीजों की जड़ें जमीन में हो वे सभी चीजें आईपीसी के तहत अचल संपत्ति मानी जाएगी। चल नहीं, क्या है? और जैसे ही उसकी जड़ को जमीन से अलग किया गया, अब उसका रूप चेंज होगा और वह अब अचल नहीं, क्या मानी जाएगी? चल। यही क्वेश्चन आपका बनता है। अब क्वेश्चन का मॉडल देखिए। चोरी या थेफ्ट किस संपत्ति हो सकती है? चल की अचल? चल। चल संपत्ति कोई है कि नहीं, इसका निर्धारण आईपीसी की किस धारा से होगा? अब आइए, पेड़ का उदाहरण पूछा जाता है। कई लोग देखिए गलत करके आए भाई, आपका बिहार एपीओ में भी आ सकता है। 50% एलोकेशन आएगा आईपीसी में, 50% उदाहरण आपको करना पड़ेगा और वे उदाहरण कंसेप्ट के आधार पर ही चलेंगे। देखिए, एक दो उदाहरण मैं बता रहा हूँ। मान लीजिए एक पेड़ है आपका, याद रखिए, एक पेड़ है, चाहे फलदार हो या ना हो उससे मतलब नहीं है। अब आईपीसी के तहत जो घास है, जो पेड़ है, चाहे फलदार हो या न हो, और जो लहलहाती फसलें हैं, आईपीसी इन सभी को अचल मानती है।
अब टीपीए और सीपीसी यहाँ दिमाग से हटा दीजिए, ये किसकी परिभाषा चल रही है। तो आईपीसी खड़े काठ को, फलदार वृक्ष को, उगती फसलों को, घासों को, यानी कि जिनकी जड़ कहाँ है, जमीन में, उन सभी पेड़ पौधों को अचल मानती है। तो एक उदाहरण दिया जाए, यह एक पेड़ है और इसकी जड़ जमीन में। अब यही क्वेश्चन बनता है, पेड़ की जड़ जमीन में है, अचल संपत्ति है, यह चोरी का विषय नहीं हो सकता। लेकिन पेड़ को काटा जा रहा है, आधा काटा गया, तब तक मालिक आ गए और काटने वाला आधा पेड़ काटा था छोड़कर भाग गया। कौन सा अपराध किया? चोरी किया कि चोरी का प्रयास किया? चोरी कहाँ किया भाई, कटा है कौन? लेकिन जब नए लोग हैं भाई, इसीलिए नहीं, कोई दिक्कत नहीं है भाई उसमें। आपका नए लोगों को, ये सही बात है भाई, जो नए लोग हैं उनके बस की बात अभी नहीं, उनको धीरे धीरे समझ में आएगा, एक दिन में नहीं। तो मैं इसीलिए पूछता हूँ भाई, आपका नए लोगों को थोड़ा समस्या है, 2-3 माह लगेगा, थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा। जो यहाँ धैर्य रख लिया वहीं पढ़ पाया, और जो धैर्य नहीं रख लिया तो कहता है कि सर क्या पढ़ाते हैं, कुछ समझ में नहीं आता, और 2 साल जाकर इधर उधर पहले पूरा इलाहाबाद और दिल्ली तक क्या करेगा। और जब कहीं सब कुछ पढ़ लेगा तब उसको लगेगा कि हाँ, ये सब तो सर जो पढ़ा रहे थे वहीं काम आ रहा है कंपटीशन में, हम तो 2 साल अपना क्या किए, बर्बाद किए। भाई नए लोग थोड़ा आपका धैर्य रखने, मैं फिर कह रहा हूँ, आपका LLB स्तर का नहीं पढ़ाया जाता, ये कंपटीशन लेवल का, और कंपटीशन में भी आम कोचिंगों के अलावा थोड़ा लेवल क्या किया गया, हाई, ताकि आपका कंपटीशन निकले। नहीं तो आपका, हम भी वहीं पढ़ा के अब तक 100 धारा निकाल दिए रहते, क्या मतलब इतना बताने, इतना चल संपत्ति में 15 मिनट से चल रहा है, अभी अब तक 100 धारा क्या करते आईपीसी का, और 15-20 दिन में आईपीसी समाप्त कर देते, 1 दिन में समाप्त कर देंगे उसमें क्या है, ये बीओ में किया ही गया। तो देखिए आपका, फिर एक बार नए लोग समझे भाई, पुराने लोग तो कई बार पेड़ खड़ा है और पेड़ को आधा काटा गया, ये चोरी का प्रयास होगा। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए कैसे पूछा गया। एक आदमी ने पेड़ लगा था, पेड़ को पूरी तरह काट दिया, यानी कि जमीन से पेड़ पूरी तरह क्या हो गया, पृथक। तो जैसे ही पेड़ या घास दे दे या कुछ भी दे, जमीन से पूरी तरह पृथक हो गया, तो चोरी के लिए संपत्ति का ले जाना आवश्यक नहीं है। रंच मात्र, यानी कि संपत्ति का जरा सा भी हटाना चोरी के लिए पर्याप्त है। तो आपका यही क्वेश्चन बनता है, पेड़ काट दिया, ले नहीं गया, तो चोरी हुई कि नहीं हुई? क्योंकि जैसे ही पूरी तरह पेड़ जमीन से क्या हो गया, अलग, वैसे ही वह चोरी कंप्लीट हो गई। फिर पूछा जाता है, देखिए दूसरा उदाहरण, चल संपत्ति। एक कह सकते हैं कि आदमी एक घर में घुसा, बक्सा खोला, देखा कि बक्से में तो भाई पुराने फटे कपड़े हैं, 100 रुपया रख के और वापस आ गया। वो चोरी किया कि चोरी का प्रयास किया? चोरी का प्रयास तो किया ही, भले सफल नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि बक्सा में क्या था, सोना चांदी था। अब दूसरा इसी में उदाहरण देखिए, बक्से से एक अंगूठी निकाला और उसी घर में मेज पर रखा, और तब तक मालिक जग गए और वहां से वह क्या हुआ, अंगूठी छोड़कर खड़ा। तो ध्यान में ये रखना है कि क्या अंगूठी को वह रंच मात्र हटाया था, भले उसी घर में रखा हो, लेकर भागना आवश्यक नहीं। तो निश्चित रूप से उसने चोरी का अपराध किया, संपत्ति को लेकर भागना आवश्यक। यानी कि जहाँ से संपत्ति जुड़ी है, अगर पूरी तरह वापस वहाँ से आपका लिंक कट गया,
भले पेड़ न गिरा हो लेकिन जमीन से हल्का भी लगा रहेगा तो चोरी का प्रयास और पूरी तरह क्या हो गया, अलग हो गया तो आपका चोरी मानी जाए। यही क्वेश्चन आपका बार बार गलत होता है। रंच मात्र भी इधर उधर करना पूरी तरह चोरी के लिए पर्याप्त। अगला देखिए भाई, पेड़ का उदाहरण दिया गया। अब आपका अगला चला जाए, जो चीजें भूगर्भ वस्तुओं से अस्थायी रूप से जुड़ी हुई हैं वे चीजें भी अचल संपत्ति मानी जाए। अब जैसे कि इस मकान की जो नींव है जमीन में है और इस मकान से अस्थायी रूप से कुछ चीजें जुड़ी हैं, जैसे दरवाजा हो गया, खिड़की हो गया, ये पंखे हो गए। इरादा ये है कि अस्थायी रूप से इनका जुड़ाव हो। अब ऐसी दशा में जो वस्तुएं भूगर्भ वस्तुओं से परपेचुअल या अस्थायी रूप से जुड़ी हैं वे वस्तुएं भी अचल संपत्ति मानी जाए और उनकी भी चोरी नहीं हो। लेकिन जैसे ही उन वस्तुओं को क्या किया गया, पृथक, वैसे ही चोरी कंप्लीट हो जाए। आइए पंखा लगा है, इसी को देखा जाए। ये पंखा लगा है तो भूगर्भ वस्तुओं से अस्थायी रूप से क्या है, जुड़ा, अचल माना जाएगा कि चल ये पंखे अचल। अब एक चोर आया और नट थोड़ा सा खोला लेकिन पंखा पूरी तरह अलग नहीं हुआ था, तब तक मालिक आ गए, भाग गया चोर, तो ये चोरी का प्रयास होगा। लेकिन पंखा पूरी तरह खोल दिया और पंखा जहाँ से अटैच है हाथ में ही रखा था खोल दिया, तो रंच मात्र भी अगर संपत्ति पृथक हो गई पूरी तरह, यानी कि पूरी तरह उसका कनेक्शन ऑप्शन क्या किया है, काट दिया है, रात से निकाल के हाथ पर रखा है, तो चोरी के लिए पर्याप्त है, क्योंकि नीचे रखना और लेकर भागना आवश्यक। अब यह है कि एक उदाहरण लास्ट में और, जैसे कि कोई फंक्शन होता है या कोई समारोह होता है तो आप देखे होंगे पूरा मकान को सजाया जाता है रंग बिरंगे लाइटें द्वारा। अब दिमाग में ये रखना है कि जो ये लाइटें लगी हैं सजावट की, वे लाइटें भी मकान से जुड़ी हुई हैं। अब इरादा देखना है, क्या ये इरादा है कि लंबे समय तक जोड़ा रखा जाए कि एक दो दिन बाद हटा दिया जाए? तो इरादा अस्थाई नहीं है। इरादा क्या है कि जैसे ही मैंने फंक्शन समाप्त हो इन सबों को हटाकर क्या किया जाए, ले जाए। तो ये अचल नहीं मानकर ये सब क्या मानी जाएंगी, चल, क्योंकि इरादा अस्थाई का। भाई काफी आपका चल संपत्ति पर बताया गया। अगली धारा देखिए। हाँ बताइए। हाँ अब देखिए इरादा यही है कि वो अस्थायी रूप से वह रहे तो अचल हो गए। इरादा में क्या आपका इरादा ये है कि दो दो दिन पर जैसे बेंच उठने बदलता रहता है तो ये अचल है, लेकिन घड़ी है इरादा ये है कि साल डेढ़ साल जब तक खराब हो उसको हटाया तब अचल हो जाए। जब कौन चीज़ें जुड़ी है, पंखा हो गया, आपका बिजली के तार हो गए, ट्यूबलाइट हो गए, आपका ये सब अचल है, क्योंकि इरादा ये है कि अस्थायी रूप से यहाँ क्या हो, जुड़ी। अगला देखिए भाई आपका देखा जाए, बोलिए। यदि आम का पेड़ है वो फल नहीं देता है, नहीं तो खड़ा काट नहीं माना। देखिए उसका उपाय है। फिर टीपीए में देखिए भाई, इनका क्वेश्चन टीपीए में है, आईपीसी में नहीं है, बताया जा रहा है। मार्शल वर्सेस ग्रीन का एक केस आया। मार्शल वर्सेस ग्रीन के केस में न्यायालय ने आशय पर विचार किया और ये कहा कि अगर मान लीजिए, आप ही के उदाहरण पर हम आगे बढ़ते हैं, आम का वृक्ष है और लगाने का इरादा ये है कि जब बड़ा होगा तो हम फल नहीं खाएंगे बल्कि काट कर और जलाने के काम में लाएंगे या कुछ बना देंगे, तो वह चल माना जाएगा, अचल नहीं। इरादा महत्वपूर्ण है। क्या फलदार वृक्ष का लगाने का इरादा आपका फल पाने का है,
फल पाने का है तो अचल, और काट कर रखा क्या है, भोजन पकाने का है, जलाने के काम आ जाए तो चल। ये हम अपने मन से नहीं बता रहे हैं। एक केस आया, कौन सा, मार्शल वर्सेस ग्रीन, पीपीए की धारा 30। पूछा गया कई बार ये क्वेश्चन, मार्शल वर्सेस ग्रीन का। लेकिन सर पूछा है 10 साल बाद बंद हो रहा है कि हमारी सर 10 साल के बाद फल देना बंद हो गया, तो बंद हो गया तो भाई अब उसका भी मैंने काट के अपना लकड़ी जलाई, अब हो गया, परिवर्तित हो गया। हम तो हमेशा कह रहे हैं कि अचल जल हो ही जाता है। अब रिटायर हो गए, हाँ संपत्ति बदलती रहती है भाई। अब क्या इरादा है आपका, फल नहीं देता है तो काट कर जलाइए, व्यवसाय प्रयोग करिए। अगला देखिए भाई धारा 23 देखिए, धारा 23, यहाँ से भी क्वेश्चन आपका अच्छा बनता है। देखिए सेक्शन 23 में सदोष अभिलाप और सदोष हानि को परिभाषित किया गया है। सदोष अभिलाप का मतलब wrongful gain, यानी गलत तरीके से क्या पाना, बेनिफिट। wrongful gain सदोष अभिलाप, गलत तरीके से लाभ पाना, और wrongful यानी कि सदोष हानि का मतलब wrongful लाभ, यानी कि गलत तरीके से नुकसान पहुंचाना। और शब्द पकड़िए, सदोष हानि और सदोष लाभ का शब्द आपको पकड़ना है। अब क्वेश्चन ये बनता है कि धारा 23 में क्या परिभाषित है, सदोष लाभ, सदोष परिभाषा तो हम बताएंगे, टेक्निकल है ये भी। सदोष लाभ, सदोष हानि, दोनों, इनमें से कोई नहीं। क्या परिभाषित है, दोनों। फिर आपका देखिए कैसे पूछा गया है, धारा 23 में परिभाषित है सदोष अभिलाप, सदोष हानि, सदोष अभिलाप प्राप्त करना, सदोष हानि उठाना और उपर्युक्त सभी। तो चारों मानिएगा, उपर्युक्त सभी। ऐसा ही आपका क्वेश्चन टीपीए की धारा 5 से बनता है। याद रखिएगा, टीपीए की धारा किस से, 5 से। टीपीए की धारा 5 में क्या बताया गया है, संपत्ति का अंतरण, संपत्ति का अंतरण करना, दोनों, इनमें से कोई नहीं। बताइए तो प्रॉपर्टी तो हम पूछ ही नहीं रहे हैं, ये पूछ रहे हैं कि संपत्ति का अंतरण बताया गया है कि संपत्ति का अंतरण करना कि दोनों, यही तो टेक्निकल है, नहीं दोनों बताया गया। जाकर देखिए, संपत्ति का अंतरण से अभिप्रेत है, और लास्ट लाइन जाकर देखिएगा, इसी को संपत्ति का अंतरण करना कहते हैं। यही क्वेश्चन आपका फंसा देगा। फिर एक बार जाकर देखिएगा, संपत्ति का अंतरण किसे कहा जाएगा, और संपत्ति का अंतरण करना क्या होता है, ये दोनों चीजें पीपीए की धारा 5 में बताई गई। एक बार जाकर देखिएगा, फिर कल आपका मैंने कह सकते हैं कि नहीं आएगा तो हम बताएंगे, हम इसीलिए तो है ना भाई, आप यहाँ आए ही हैं। लेकिन आइए उदाहरण लास्ट में देखा जाए, क्योंकि भाई संविधान भी चलाना है, 1-1 घंटा दोनों क्लास चले कम से कम। देखिए सदोष लाभ और सदोष हानि हम बताएंगे डिटेल में, बस एक उदाहरण हम बता रहे हैं आपका। ये जो उदाहरण बता रहे हैं ये यूपीजे में, एपीओ में, मेंस में भी आया है और प्री में भी आया है। देखिए आपका धारा 24 को हम, क्योंकि धारा 23 से ही धारा 24 भी कवर हो, बेईमानी, डिसऑनेस्टली, इससे कवर हम कराएंगे धारा 23 से। लेकिन एक उदाहरण देखिए, उदाहरण ये है कि एक व्यक्ति है और ये भारत सरकार की अनुमति के बिना, के मेहरा का केस है, ये जो बताया जा रहा है डिटेल में हम बताएंगे कल। लेकिन आज अभी आपका केवल 1-2 मिनट उदाहरण देखिए और दिमाग में ये बैठाइए कि सदोष हानि और सदोष लाभ।
एक व्यक्ति के मेहरा था माने ए, वह भारत सरकार की जहाज को माने हवाई जहाज को उड़ाकर भारत सरकार की अनुमति के बिना पाकिस्तान लेकर चला। पाकिस्तानी सरकार ने उस जहाज को जब्त कर लिया और केन मेहरा को भारत को वापस लौटा दिया। केन मेहरा के खिलाफ भारत सरकार की जहाज की चोरी का मुकदमा भारत में चला। अब केन मेहरा कह रहा था यह जो बेईमानी आई ही नहीं, क्योंकि भारत सरकार को तो जहाज का नुकसान हुआ, लेकिन हमें क्या लाभ हुआ? हमें तो एक पाई लाभ नहीं हुआ और जहाज किसने जब्त कर लिया? पाकिस्तानी सरकार ने। यही आपका यूपी और बिहार भी पूछ सकता है। तो धारा 24 में बेईमानी जो परिभाषित है, या तो सदोष लाभ या सदोष हानि, बीच में और नहीं है, बल्कि क्या है? या का मतलब ये हुआ कि अगर चोर को एक पाई लाभ नहीं हुआ, लेकिन जिसकी संपत्ति उसको क्या हुआ? नुकसान। या जिसकी संपत्ति उसको एक पाई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन चोर को गलत तरीके से क्या हुआ? लाभ। तो दोनों आवश्यक नहीं है, दोनों में से केवल क्या एक भी अगर मिल जाए तो चोरी के लिए पर्याप्त है। न्यायालय ने ये कहा कि भले चोर को एक पैसा लाभ नहीं हुआ, लेकिन चोर ने भारत सरकार को क्या पहुंचाया है? गलत तरीके से नुकसान। अतः तुम चोरी के लिए क्या हो गए? दंडित। तो बेईमानी का मतलब, अब MP का मॉडल देखते भाई, कई लोग डाले बेईमानी कहाँ परिभाषित है? 24 बताया जाएगा। बेईमानी तो और आपका कह सकते हैं कि 7-5 दृष्टांत आएंगे, क्योंकि इसी बार आपका AP और J में पूछा भी गया था, J में आया था तत्कालिक बेईमानी और बाद